स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट अपना सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धन लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस क्या होता है ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे प्रकाशिक यंत्रों के बारे में। स्टूडेंट, प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं ये अपन ने पीछे की क्लास में डिस्कस किया है। साथ ही प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। 3 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है, उनमें एक प्राकृतिक प्रदत्त है अर्थात प्रकृति की देन है और 2 कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र है। यहाँ पर पीछे की क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकृति प्रदत्त है। अब साथ ही यहाँ पर 2 प्रकाशिक यंत्रों की आने वाले क्लासेस में और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और वो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो सबसे पहले अपन दूसरे प्रकाशिक यंत्र की बात करने वाले हैं यहाँ पर और वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सूक्ष्मदर्शी के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और उनमें से एक प्रकार आज की क्लास में संपूर्ण रूप से डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, टॉपिक सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है ये आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित करें। सूक्ष्मदर्शी नाम से स्पष्ट हो रहा है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला उपकरण सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अर्थात समीपवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्तित करके स्पष्ट रूप से देखने वाले उपकरण को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी की एक सटीक डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन क्या रहेगी स्टूडेंट? सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित कीजिए तो सूक्ष्मदर्शी की आसान सी परिभाषा क्या रहेगी? निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सही है। तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को, नजदीकी जो वस्तुएं आंख द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है उन सूक्ष्म वस्तुओं को, नजदीक की सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सही है। 2 प्रकार के होते हैं सूक्ष्मदर्शी जिनका अध्ययन अपन करने वाले हैं। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के 2 प्रकार, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये सूक्ष्मदर्शी के 2 प्रकार हैं जिनमें से पहला प्रकार अपना क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी या इसे आवर्धक लेंस भी कहा जा सकता है। सही है। आज की क्लास में यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है और इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी ये यहाँ पर ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें कि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी साधारण भाषा में अपन कहें सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं तो ये एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सही है। मानव नेत्र की बात की स्टूडेंट, मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करता है। सही है। यहां पर सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं तो सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। आगे दूरदर्शी पढ़ेंगे तो उसमें भी उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। यानी जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं उन प्रकाशिक यंत्रों में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए। सही है। तो यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये इसकी आसान भाषा में डेफिनेशन रहेगी। क्या डेफिनेशन? फिर से सुन लो। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। ये इसकी आसान सी परिभाषा है। अब यहां पर इसकी संरचना सिद्धांत, संरचना क्या है, इसकी संरचना के बारे में और देख लें। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसे आवर्धक लेंस कहते हैं। ये जो उत्तल लेंस होता है ये धातु या प्लास्टिक के एक हत्तेदार फ्रेम में लगा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना की बात करें स्टूडेंट, संरचना यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हो। संरचना कैसी होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की? इसमें धातु या प्लास्टिक का एक हत्तेदार फ्रेम होता है जिसमें ये उत्तल लेंस या जो आवर्धक लेंस है वो लगा हुआ होता है। सही है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसमें उत्तल लेंस
एक धातु या प्लास्टिक के हत्तेदार फ्रेम में लगा होता है। सही है, मतलब संरचना कैसी होती है, संरचना स्पष्ट नजर आ रही होगी। साधारण सा एक उत्तल लेंस है, यहां पर कहने का मतलब साधारण सा उत्तल लेंस है जिसे अपन सरल सूक्ष्मदर्शी कह रहे हैं। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग क्या है, कहां इसका उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग की बात करें स्टूडेंट, उपयोग के कुछ सिंपल टॉपिक, सिंपल पॉइंट्स यहां पर मैं दर्शाना चाहूंगा। तो यहां पर इसका सबसे पहला उपयोग है स्टूडेंट, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, हाथ की रेखाएं देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो हाथ की रेखाओं को देखने में इस सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। हाथ की रेखाओं में देखने में सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है हाथ की सूक्ष्म रेखाओं को देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग करता है। पहला उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी का ही है। दूसरे उपयोग की बात करें तो स्टूडेंट इसका दूसरा उपयोग है, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म पाठ्यांकों को देखने के लिए भी किया जाता है। सूक्ष्म पाठ्यांकों को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रयोगशाला में पाठ्यांक पढ़ने के लिए, सूक्ष्म पाठ्यांक पढ़ने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सही है। बात करें तीसरे उपयोग की, तो जो घड़ी साज होते हैं, घड़ियों को सुधारने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मस्त समझ मिस्त्री होते हैं, तो जो घड़ी साज है वो घड़ी साज घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को, छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या है, घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को, छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सही है स्टूडेंट। बात करें अपन चौथे उपयोग की, तो चौथा उपयोग भी दर्शा सकते हैं स्टूडेंट इसमें, पुराने दस्तावेज होते हैं, उन पुराने दस्तावेजों को देखने में के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सही है। अंगूठे के निशान को देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अंगूठे का निशान है उसको देखने के लिए भी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जा सकता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के ये विभिन्न उपयोग जिनका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। सही है। तो ये बात रही सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, परिभाषा समझ में आ गई, इसकी संरचना कैसी होती है समझ में आ गई, इसके क्या क्या उपयोग है ये चीज समझ में आ गई। अब बात करें इसके सिद्धांत की। सही है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत को समझे यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस ही होता है, इसमें उत्तल लेंस ही होता है। तो यहाँ पर ये सरल सूक्ष्मदर्शी जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस की एक विशेष अवस्था की बात करें। उत्तल लेंस पीछे पढ़ा है, लेंस वाले वीडियो के अंतर्गत देखा है कि जब बिंब या वस्तु जो होती है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है कौन सी स्थिति में, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है, तो वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, वरना प्रत्येक अवस्था में उत्तल लेंस द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल लेंस की एक स्थिति ही ये है जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही है। तो वस्तु के आभासी प्रतिबिंब की इसी अवस्था का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। तो कैसे करते हैं, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। यहां पर थ्योरी की लैंग्वेज में से समझाया जा सकता है। सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अंतर्गत क्या करना है, वस्तु या जो बिंब है उसको कहां रखना है, उसको रखना है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में। तो उस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। सही है। तो ये बात रही सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत की। अब बात करें सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, इस आवर्धन क्षमता की बात करें। तो आवर्धन क्षमता को समझने से पहले सरल सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम को समझ ले क्या होता है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस है जिसे आवर्धक लेंस भी कहा जा सकता है। इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O
और मुख्य फोकस F1 के बीच में AB के रूप में ये कोई वस्तु स्थित है। तो इस सिद्धांत में बताया गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होती है वो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। सही है। तो यहां पर इस उत्तल लेंस द्वारा इस वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है A डैश B डैश के रूप में, जो उस बिंब की तुलना में बड़ा है, सीधा है और आभासी है। सही है। दो प्रकाश किरणें लिए प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है जो बिना विचलित हुए सीधी निकल गई एक मुख्य अक्ष के समांतर है जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इन दोनों को यदि कोई प्रेक्षक देखता है तो आगे जाने पर नहीं मिलेगी, पीछे जाने पर ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। सही है। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत यहाँ पर इस डायग्राम द्वारा समझा जा सकता है। AB के रूप में यहाँ पर वस्तु है जो इस लेंस के समीप है और वस्तु की ओर इसका वास्तविक प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। D यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सही है। बात कर रहे हैं यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की। क्या है इसकी आवर्धन क्षमता? तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता को सबसे पहले परिभाषित करें तो आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहां पर आवर्धन क्षमता को कोणीय आवर्धन भी कहा जा सकता है। पीछे भी पढ़ा है, लेंस के लिए भी ज्ञात किया है, दर्पण के लिए भी आवर्धन ज्ञात किया है। यहां पर दूर सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन ज्ञात कर रहे हैं तो वो आवर्धन जो है वहां पर दूरी के पदों में था, यहां पर कोण के पदों में है। इस कारण इस आवर्धन को कोणीय आवर्धन भी कहा जा सकता है। और आवर्धन बराबर क्या होगा? आवर्धन बराबर क्या होगा? देखो यहां पर आवर्धन बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण एवं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। साधारण सी भाषा में कहें तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण एवं बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहां पर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण को बीटा से व्यक्त कर रहे हैं और बिंब द्वारा आंख पर बने कोण को अल्फा से व्यक्त कर रहे हैं। सही है स्टूडेंट। तो आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यदि अल्फा और बीटा अत्यंत छोटे कोण है तो उस कंडीशन में m बराबर लिखा जा सकता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिखा जा सकता है। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा अपने को प्राप्त हो गया। सही है। अब tan बीटा और tan अल्फा क्या है ये इस डायग्राम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सही है ना। इसे इस डायग्राम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। क्या है देखो डायग्राम में, तो यहां पर चित्र से tan बीटा और tan अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो चित्र से त्रिभुज है यहां पर A डैश B डबल डैश O, A डैश B डबल डैश O। इसकी बात करें तो इसमें कोण बन रहा है अल्फा। तो यहां से tan अल्फा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे हुए आधार। तो यहां पर लंब क्या है स्टूडेंट? A डैश B डबल डैश बटे हुए A डैश O। सही है। tan अल्फा बराबर A डैश B डबल डैश अपॉन A डैश O। tan अल्फा बराबर अपने को ये मान मिल रहा है। क्लियर है। फिर बात करें त्रिभुज A B O की। त्रिभुज A B O, इस त्रिभुज की बात करें, क्या है ये त्रिभुज? सही है। तो यहां पर इस त्रिभुज में वही tan बीटा का मान ज्ञात करें तो वही लंब बटे हुए आधार। लंब क्या है इसमें? AB बटे हुए आधार क्या है इसमें? AO। tan अल्फा और tan बीटा का मान चित्र से ज्ञात हो गया अपने को। सही है। ये दोनों मान यदि इक्वेशन 1 में रखें तो इक्वेशन 1 से अपने को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 से? m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा।
इज इक्वल टू टेन बीटा की जगह क्या है, ए बी अपॉन ए ओ बटे टेन अल्फा की जगह क्या है, ए डैश बी डबल डैश बटे हुए ए डैश ओ। सही है। यहां पर m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा और टेन बीटा का मान यहां पर याद कर लिया, ये मान इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में पुट किए तो यहां पर अपने को ये मान मिल रहा है। सही है। अब यहां पर डायग्राम में देखो स्टूडेंट, क्या है डायग्राम में, इस बिंब AB की जो ऊंचाई है यही ऊंचाई A डैश B डबल डैश के इक्वल है। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट A डैश B डबल डैश जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। सही है। A डैश B डबल डैश ये किसके इक्वल है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर ही है, ये AB के इक्वल है। तो उस कंडीशन में ये मान इसमें पुट करें तो उस कंडीशन में m बराबर अपने को क्या मिल गया, ए बी अपॉन ए ओ डिवाइडेड बाई ए डैश बी डबल डैश के स्थान पर ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश ओ। तो m बराबर अपने को क्या मिल गया, m बराबर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, ए डैश ओ अपॉन ए ओ, ए डैश ओ अपॉन ए ओ, m बराबर ये मिल रहा है। तो यहां से ये ए डैश ओ क्या है स्टूडेंट, डायग्राम में देखो मैंने दर्शा रखा है, ए डैश ओ क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस डी बटे में ए ओ इस बिंब की या वस्तु की दूरी है माइनस यू। तो m बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को, m बराबर मिल गया क्या, d बटे में u। m का मान अपने को ये मिल रहा है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। सही है। m का मान अपने को क्या मिल रहा है, m का मान मिल गया d बटे में u और ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। सही है। अब यहां पर m का जो मान है वो d और u पर डिपेंड कर रहा है, इस लेंस की फोकस दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो फोकस दूरी के पदों में से ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर इसकी दो कंडीशन दी हुई, विशेष स्थितियां, दो कंडीशंस यहां पर दी हुई है स्टूडेंट। क्या है वो दो कंडीशन को देखो यहां पर। पहली कंडीशन क्या है इसमें, इसकी पहली कंडीशन देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब बिंब मुख्य फोकस पर होता है। अर्थात इस बिंब AB को यदि इस मुख्य फोकस F1 पर ले जाते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। सही है। तो उस कंडीशन में बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, उस कंडीशन में बिंब की दूरी हो जाएगी u बराबर f, इस लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। सही है। u बराबर हो जाएगा f, और u बराबर f हो जाएगा तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता m बराबर, इक्वेशन 2 में u के स्थान पर f पुट करें तो m बराबर d बटे में f। इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का मान m बराबर d बटा f होगा। कौन सी कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 देता हूं। सही है। तो पहली विशेष स्थिति थी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, वो है m बराबर d अपॉन f। दूसरी कंडीशन लेते हैं इसकी, क्या है दूसरी कंडीशन, इसकी दूसरी कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो दूसरी विशेष स्थिति क्या है? दूसरी विशेष स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जैसे डायग्राम में दिया गया है, अंतिम प्रतिबिंब a डैश b डैश जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v बराबर होगा माइनस d। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर माइनस d होगा। सही है। तो यहां पर इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए लेंस सूत्र का उपयोग करें। तो लेंस सूत्र से क्या होगा स्टूडेंट, यदि लेंस की फोकस दूरी f है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है। तो इस लेंस सूत्र में मान करें 1/f बराबर 1 माइनस d माइनस 1 -u। डायग्राम में d माइनस और u भी माइनस है, दोनों ऋणात्मक होंगे क्योंकि दोनों आपतित किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक होंगे। तो यहां से देखो स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसे u 1/u को यहां ले लूं, बाकी ये नेगेटिव इसको यहां पे ले जाऊं तो क्या मिल जाएगा 1/f प्लस 1/d। सही है। d का दोनों तरफ गुणा करें तो यदि d का दोनों तरफ गुणा करें, समीकरण को d से गुणा करें, समीकरण को d से गुणा करें। यदि d से गुणा करें तो d/u बराबर d/f प्लस 1, d/d 1 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 से देखो d/u क्या है m, तो इस कंडीशन में m बराबर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट अपने को d/f प्लस 1। तो इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का जो मान है वो ये मिल गया m बराबर d/f प्लस 1। इस कंडीशन से पहले जो कंडीशन ली अपने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर d/f था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m बराबर d/f प्लस 1, मतलब इसकी तुलना में प्लस 1 ज्यादा है आवर्धन क्षमता का। और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि आवर्धन क्षमता का जो मान है वो फोकस दूरी पर निर्भर कर रहा है। फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी आवर्धन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। सही है। तो इसी कारण सूक्ष्मदर्शी में छोटे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कम डेफिनेशन होता है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो इसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी आवर्धन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। सही है। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर आपको कंफर्म करने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की ये डेरिवेशन आसान शब्दों में याद की जा सकती है। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक था स्टूडेंट सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, आसान सी भाषा में, आसान से शब्दों में, आसान स्टेप्स में यहाँ पर ज्ञात किए अपन ने। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टूडेंट यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।